गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अनदर टॉपिक ऑफ चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम हिस्ट्री। अभी जो प्रीवियस टॉपिक मैंने आपको कराया है वो हंगर, हार्डशिप और जो पॉपुलर रिवोल्ट थे 1848 के टाइम में यूरोप में, उसके बारे में आपको बताया कि कैसे लोगों की जो सिचुएशन थी वो काफ़ी टफ़ हो गई थी, बैड कंडीशन हो गई थी, उनकी फूड शॉर्टेज हो गई थी। उसकी वजह से रिवोल्ट जो है वो जो पुअर सेक्शन था सोसाइटी का, उसके अंडर ये रेवोल्यूशन हमने देखा। अब जो नेक्स्ट रेवोल्यूशन हम इसके अंडर देख रहे हैं 1848 का ही हम रेवोल्यूशन देख रहे हैं यूरोप के एरियाज़ में। ये लिबरल्स का रेवोल्यूशन था। लिबरल्स का रेवोल्यूशन जो मिडिल क्लास थी, देखो जब हमने फ्रांस का रेवोल्यूशन पढ़ा था उसमें हमने स्टडी किया था कि मिडिल क्लास जो है वो अराइज हो गई थी, वो काफ़ी मतलब अच्छी सिचुएशन में आ गए थे। काफ़ी सारे लोग थे जिसमें बिजनेसमैन शामिल होते थे, जिसमें जो काफ़ी सारे जो टीचर्स थे या और जो जॉब वाले पर्सन होते थे, मतलब जिनके पास जॉब थी वो लोग जिनमें शामिल थे, तो वो मिडिल क्लास में आते थे, जो एजुकेटेड पर्सन होते थे। इन शॉर्ट में कहूँ तो जो एजुकेटेड पर्सन होते थे, तो उनके अंडर उन्होंने रेवोल्यूशन कैसे किया वहाँ पर, और उस रेवोल्यूशन का जो मोनार्की थे, जो एरिस्टोक्रेसी थी, उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ। और यहाँ पर हम स्टडी करेंगे जो स्टार्टिंग है जर्मनी के यूनिफिकेशन की स्टार्टिंग हम स्टडी करेंगे। देखो पर्शिया जो एरिया था वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा एरिया था यूरोप में जो पर्शिया कहा जाता था, जिसमें काफ़ी सारी टेरिटरीज आती थी जो डिफरेंट जो मोनार्की होते थे उनके अंडर थी। तो उसमें एक जर्मन रीजन भी था, याद रखना, उसमें एक जर्मन रीजन था जिसमें जर्मन्स रहते थे, जो जर्मन लोग थे वो लोग रहते थे। तो वहाँ पर एक रेवोल्यूशन हम इसमें देखेंगे जिसमें हम जर्मनी के यूनिफिकेशन की स्टार्टिंग देखेंगे कि लिबरल्स का वहाँ पे जो रेवोल्यूशन हुआ, और वो रेवोल्यूशन काफ़ी हेल्पफुल होगा आगे। उसी की वजह से जर्मनी जो है बाद में जर्मनी बना, जो आज हमारे जो वर्ल्ड के मैप पर एक जर्मनी जो स्टेट हम देखते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले द poor unemployment and starving peasants and worker in many European countries in the years 1848 revolution led by the educated middle classes was underway। देखो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि एक सोसाइटी का ऐसा पार्ट था जिसमें बहुत सारे गरीब लोग थे, अनएम्प्लॉयमेंट थे, भूखे लोग थे, वो यूरोप में एक क्या कर रहे थे, वो एक रेवोल्यूशन कर रहे थे। और एक दूसरा ये जो रेवोल्यूशन था, इनके लिए जो रेवोल्यूशन था, फिर धीरे धीरे ये किसके अंडर आ गया था, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, मतलब धीरे धीरे ये रेवोल्यूशन उनके अंडर आ गया और उन्होंने इसकी कमांड जो है वो संभाल ली। आगे देखो फिर क्या हुआ। मैन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लासेस कंबाइंड देयर डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। स्टूडेंट ध्यान देना वर्ड को, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यहाँ पर जो नेशनलिज्म शब्द है वो भी जुड़ा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक ऐसा देश, एक ऐसा स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले, मतलब एक ऐसा स्टेट होना चाहिए जहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, बजाय कि वो ऐसा हो कि एक मोनार्की जो है वो वहाँ पर रूल रेगुलेशन बना रहा है। तो एक ऐसे एक नेशनल यूनिफिकेशन की वहाँ पे डिमांड हुई कि एक ऐसा नेशन स्टेट बिल्डअप होना चाहिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जो पॉलिसी है उसको फॉलो करता हो। तो ये डिमांड वहाँ पे रखी। देखो आज हमारे पास जो यूरोप में बहुत सारे देश हैं, जो जर्मनी, इटली, पोलैंड है, ये पहले इस तरह के नहीं थे, मतलब ये देश ऐसे नहीं थे, ये जुड़े हुए थे, ये सभी जो देश थे ये जुड़े हुए थे वहाँ पर। और जब ये जुड़े हुए थे तो क्या था कि इनमें बहुत सारी टेरिटरीज थी, और वही मैंने आपको बताया कि एरिस्टोक्रेसी थी वहाँ पर। लेकिन यहाँ इन सब एरियाज़ में एक रेवोल्यूशन हुआ जो लिबरल्स के अंडर हुआ, जो मिडिल क्लास ने किया, और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की, हर एक टेरिटरी का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, बेशक वो किसी मोनार्क के अंडर हो, बट एक कॉन्स्टिट्यूशन तो वहाँ पर एटलीस्ट होना चाहिए। उसके बाद देखो क्या हुआ। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन। अब यहाँ पर हम वही जो जर्मन रीजन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, उसमें मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, एक पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स होते हैं। एक ऐसा नेशन स्टेट होता है जहाँ पर कुछ पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को क्या दे रहा है, फ्रीडम दे रहा है, प्रेस की जो आज़ादी है वो देता है, मतलब लोगों को इकट्ठा होने की, मतलब एक फ्रीडम और लिबर्टी होती है, जो एक फर्टर्निटी होती है, लोगों को कुछ राइट्स होते हैं वो प्रोवाइड कराता है। तो उसके बाद जो जर्मन रीजन के बारे में हम यहाँ पर नेक्स्ट
जो है वो, देखो ये क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है। ये लिबरल्स रेवोल्यूशन के बारे में भी आ सकता है कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे बताओ जो लिबरल रेवोल्यूशन हुआ 1848 में यूरोप के बहुत सारे एरियाज़ में हुआ, या फिर ये जर्मन रीजन के अंडर भी आ सकता है कि जो जर्मन रीजन में जो एक फ्रैंकफर्ट सिटी है वहाँ पर देखो, ये एक पर्शिया में, मैंने अभी आपको बताया कि सारा एरिया पर्शिया के अंडर आता था, तो वहाँ पर एक सिटी थी जिसका नाम था फ्रैंकफर्ट। याद रखना, फ्रैंकफर्ट एक सिटी थी यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर काफ़ी सारे जो मिडिल क्लासेस थे, जिसमें प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, जो प्रोस्पेरियस आर्टिशियन थे, वो सारे इकट्ठा हुए और उन्होंने क्या किया, एक जर्मन एरिया के लिए एक अलग से नेशनल असेंबली बनाने की डिमांड की। और ये कब की, उन्होंने 18 मई 1848 को। तो 1848 का क्योंकि रेवोल्यूशन है तो इन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और मोनार्की, मतलब यहाँ पर एक पार्लियामेंट्री जो फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, उसको कहा गया कि वो रखे, कि बजाय कि एक मोनार्की सिस्टम हो। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर ये सब लोग कहाँ पे मिले थे, उस जगह का नाम भी देख लेते हैं, जो मैंने अभी बताया कि फ्रैंकफर्ट सिटी थी। और फ्रैंकफर्ट सिटी में चर्च ऑफ सेंट पॉल, याद रखना, चर्च ऑफ सेंट पॉल यानी कि चर्च था वहाँ पर जहाँ ये लोग इकट्ठा हुए। इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। और जो वहाँ के उस टाइम जो मोनार्की कौन थे, विलियम फोर जो है वो पर्शिया के किंग थे उस टाइम। उनके सामने उन्होंने ये एक जो प्रपोज़ल रखा कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। इवन एक कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बना ही दिया, ड्राफ्ट कर दिया था जो मिडिल क्लास थी और जो मिडिल क्लास लिबरल्स थे, और उन्होंने उनके सामने रखा कि आप एटलीस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कीजिए, बजाय कि जो मोनार्कियल सिस्टम यहाँ पे है। तो उसके साथ क्या हुआ, जो पर्शिया के जो विलियम्स फोर थे, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने क्या किया, इसके साथ और भी, एंड रिजेक्टेड इट एंड जॉइंड अदर मोनार्क टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। और जो इलेक्टेड असेंबली उन्होंने बनाई थी, जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था जर्मन जो रीजन था उसके लिए, उन्होंने उसको अपोज कर दिया। प्लस बाकी के जितने भी मोनार्क थे आसपास के एरिया के, उनको भी अपने में ज्वाइन कर लिया और कहा कि इस चीज़ को अपोज कर दीजिए यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, वाइल द पोजीशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रोंगर। अब क्या हुआ, आप समझ सकते हैं कि जिसके पास मिलिट्री पावर है तो वो रिप्रेस कर सकता है किसी भी चीज़ को। उन्होंने क्या किया, जो पार्लियामेंट उन्होंने बनाई थी, जो नेशनल असेंबली उन्होंने बनाई थी, उसको ख़त्म कर दिया, उसको रिप्रेस कर दिया उन्होंने। और मिलिट्री, एक तरह से जो मोनार्कियल सिस्टम था वही वहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया। तो जो एक डिमांड रखी थी, एक शुरुआत करनी चाहिए थी वहाँ पर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म की जो शुरुआत करनी चाहिए थी, उसको दबा दिया गया। तो ये एक क्वेश्चन आपका ये जो एक इंसिडेंट है ये पूछ लिया जाता है कई बार। उसके बाद देखो स्टूडेंट, इसी से जुड़ा हुआ है एक टॉपिक जो वीमेन इशू है। ये वीमेन से रिलेटेड एक इशू है, जो वीमेन से रिलेटेड जो राइट्स होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं उस टाइम पर वीमेन को किसी तरह का राइट नहीं था, कि कोई भी राइट जो है नहीं दिया गया था। ये भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक वहाँ पे उस टाइम था कि क्या था, द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज ए कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। लिबरल मूवमेंट के अंडर ही ये भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक था कि वुमेन को जो है राइट्स दिए जाएं कि ना दिए जाएं। बजाय देखिए, वुमेन जो थी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी, जितने भी वहाँ पे उस टाइम जो मूवमेंट्स हो रहे थे, जो रिवोल्ट हो रहे थे, एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेशन कर रही थी। इवन वुमेन जो है वहाँ पर आप अपने काफ़ी सारे एसोसिएशन बना रही थी, जैसे कि फ्रांस में तो स्टार्ट हो चुके थे। अगर आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन थोड़ा याद हो तो वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने थे, वुमेन ने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे। वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन में भी वो पार्ट ले रहे थे, अपनी पॉलिटिकल मीटिंग भी कर रहे थे। वो मतलब हर तरह की जो उनकी जो एक पार्टिसिपेशन होता है, मैन की तरह ही एक वुमेन का पार्टिसिपेशन भी वहाँ पर हो रहा था। लेकिन ये टॉपिक जो है कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन रहा था। इवन जो जर्मन रीजन में जो असेंबली बनाई गई थी, जो चर्च था, जो सेंट पॉल चर्च था, वहाँ पर जब लोग इकट्ठा हुए थे तो वुमेन को तो वहाँ पर सिर्फ एक ऑब्जर्वर्स की तरह रखा गया था। मतलब उनको किसी तरह का कोई राइट नहीं दिया था कि आप इसमें पार्ट लीजिए, आप कोई वोटिंग राइट में पार्ट लीजिए। वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन अ विजिटर गैलरी, कि वो सिर्फ एक जो विजिटर्स होते हैं उनकी तरह एक ऑब्जर्वर का काम वहाँ पर कर रहे थे खड़े होकर। इवन उनको किसी तरह का कोई भी राइट जो है वो नहीं दिया गया। स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड कुछ आपकी बुक में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे फेमिनिस्ट है। फेमिनिस्ट आपने इसमें देखना है, फेमिनिस्ट क्या होता है। फेमिनिस्ट क्या होता है कि अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द जेंडर्स। यानी कि एक अवेयरनेस के लिए कुछ मूवमेंट्स होते हैं
जो औरतों की सिचुएशन को सुधारने के लिए चलाए जाते हैं। तो बहुत सारे ये इसको इसी वर्ड को एक फेमिनिस्ट ये आइडियोलॉजी है एक तरह से। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, आपने अपनी बुक में से अच्छे से डीपली रीड कर लेने हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक किसका है, जो छोटा सा टॉपिक है इसमें है कि देखो ये लिबरल जो रेवोल्यूशन हुआ था, जो लिबरल्स का रेवोल्यूशन हुआ था, अब इसके बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि जो मुनैर थे वहाँ पर उनको ये बात रियलाइज़ हो गई थी कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब मोनार्क जो थे उनको क्या रियलाइज़ हुआ था, मोनार्क वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड बी एंडेड बाय ग्रांटेड कंसेशन टू द, कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा कि जो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं वो ही करते रहें। अब मतलब ये रिप्रेस कर रहे हैं, जैसे हम रेवोल्यूशन को इस चीज़ से मतलब इस सिचुएशन को ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि अब हमें कुछ कंसेशंस करना पड़ेगा। कंसेशन मतलब कुछ छूट देनी पड़ेगी लोगों को। जो लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज हैं उनको कुछ रिलैक्सेशन, उनके कुछ राइट्स जो है वो प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। और वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें की गई थी, जो सफरडम था, जो बॉन्डेड लेबर होते थे, जो दास प्रथा होती है एक तरह से, और जो बॉन्डेड लेबर होते हैं, जो लेबर को बॉन्ड कर रखा जाता है, उसको अबोलिश कर दिया गया था। और बहुत सारे ऐसे पार्ट थे वहाँ पर उस टाइम पे, जो हब्सबर्ग एक पार्ट था, वो मतलब उन्होंने वहाँ पर जो किसानों की सिचुएशन थी उसमें काफ़ी सारा सुधार किया था। जो ऑटोनमी थी वहाँ की, उसमें काफ़ी सारा उन्होंने सुधार किया था उस टाइम में, क्योंकि अब जो मोनार्की थे उनको रियलाइज़ हो गया था कि अब हम मतलब प्रॉपरली जो है अपने जो हमारे अंडर जो सब कुछ कंट्रोल है उस तरीके से अब हम काम नहीं कर सकते, मतलब कुछ एक चेंजेस हमें जो है वो करने पड़ेंगे। तो मतलब हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे इम्पैक्ट जो है वो होता गया था, जो इफ़ेक्ट था इन रेवोल्यूशंस का वो पढ़ता गया था। और बाद में फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से क्वेश्चन बनता है द मेकिंग ऑफ जर्मन एंड इटली, क्योंकि हमने जर्मन का जो मेकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा बहुत स्टार्ट देख लिया है, जर्मन रीजन का जो देख लिया कि किस तरीके से वहाँ पे एक आवाज़ उठ चुकी थी, जो लिबरल नेशनलिस्ट है उनकी आवाज़ उठ चुकी थी, और बाद में ये रेवोल्यूशनरी में कैसे कन्वर्ट होगी और किस तरीके से जर्मनी जो है वर्ल्ड के मैप पे आएगा। और फिर इसी तरीके से किस तरीके से जो हब्सबर्ग एरिया था, हब्सबर्ग एरिया भी एक उसी के अंडर यूरोप में आता था। इसमें बहुत सारी टेरिटरीज़ थी, 7 टेरिटरीज़ थी, जिसको मिलाकर के फिर इटली बनती है, इटली का यूनिफिकेशन होता है। और इसमें किन किन का रोल रहा है, किन किन लोगों ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, वो हम स्टडी करेंगे। द मेकिंग ऑफ जर्मन्स एंड इटली, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ये दोनों टॉपिक आप एक दूसरे से कनेक्टेड थे, इसलिए ये दोनों वीडियो आई होप आपको समझ आ गई होगी। आपने बहुत ध्यान से सुननी है, प्लस साथ में अपनी NCERT बुक रखनी है। थैंक यू सो मच।